हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत अकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 30। ओके, अभी तक आप देखते थे हम लोग साइंस में 20 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आते थे, लेकिन जो सीरीज़ ये हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ये 50 क्वेश्चंस की है। ओके, इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ओके, ये 50 क्वेश्चंस आपके किससे रिलेटेड रहेंगे? बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। ओके, और बायोलॉजी की कौन सी सीरीज़ है? 3rd सीरीज़ है। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, किसी से भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो किसका रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंड निक्षेपक का। अंड निक्षेपक का क्या होता है? रूपांतरण होता है। जो मधुमक्खी का डंक रहता है, जो मधुमक्खी डंक मारती है, वो किसका रूपांतरण रहता है? अंड निक्षेपक का। अंड निक्षेपक का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? जो मनुष्य होता है और चूहा होता है, उनकी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, उनका जो संलयन था वो सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो एच हैरिस ने सबसे पहले ये बताया था कि मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है? तो कौन जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती। जो प्राकृतिक आवास रहते हैं, ठीक है, और वनस्पति का विनाश जो होता है और झूम खेती जो होती है, ये सभी कारण हैं किसके? जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ओके, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो प्राकृतिक आवास हैं, वनस्पति का जो हमारा विनाश हो रहा है, और जो झूम खेती करते हैं हम लोग, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक है। ओके, तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। ओके, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। और इसको कौन वाहक करता है, वाहन करता है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति। स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है वो वाहक होता है किसका? हीमोफीलिया का। और हीमोफीलिया कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूहे में वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसके साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ाने की तकनीक क्या कहलाती है? यदि चूहे में जो मानव वृद्धि हार्मोन होता है, जो मानव वृद्धि हार्मोन जीन रहते हैं, वो डालकर अगर उसका साइज बढ़ा दिया जाता है चूहे का, तो वो टेक्निक हमारी क्या कहलाती है? यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन प्रजनन यह तकनीक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था से समजात गुणसूत्रों की युगल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? जो अर्धसूत्रण रहता है उसकी पूर्व अवस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूत्र युग्मन कहलाती है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सूत्र युग्मन बोलते हैं। जो अर्धसूत्रण रहते हैं हमारे, उनकी पूर्वावस्था से जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं, उनके जो पेयर बनने लगते हैं, उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सूत्र युग्मन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है, उसका पीएच मान कितना होता है? उपजाऊ मिट्टी जो होती है हमारी, जो फसलों को उगाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, जो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 उसकी पीएच वैल्यू होती है। 6 से 7 उसकी पीएच वैल्यू होता है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6 से 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। ठीक है, तो नई कोशिकाएं जो बनती हैं हमारी, उसको बनाने के लिए जो संबंधित मुख्य ऊतक है वो कौन सा होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक जो हमारा होता है ऊतक, वो नई कोशिकाओं से बनने से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सूखे लेटेक्स से अफीम को प्राप्त किया जाता है। जो एक कौन सा उत्पाद है? पादप उत्पाद है। ठीक है, प्लांट का जो प्लांट प्रोडक्ट है। ओके, अफीम। और किससे प्राप्त किया जाता है? सूखे लेटेक्स से इसको प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जंपिंग जीन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी, बारबरा मैकलिंटॉक ने
किया था? जंपिंग जीन का जो सिद्धांत था, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बारबरा मैकक्लिंटॉक, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है गेहूँ जौ नींबू संतरा, गेहूँ जौ नींबू संतरा राई और रागी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो पादप कुलों में से। दो पादप कुल जो होते हैं हमारे, उनमें से हमें गेहूँ जौ नींबू संतरा और राई और रागी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है गन्ना चुकंदर मटर चना अरहर और फ्रेंच बीन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन पादप कुलों से। ये किससे संबंधित है? तीन पादप कुलों से संबंधित है। जो गन्ना चुकंदर मटर चना अरहर और फ्रेंच बीन होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तीन पादप कुलों से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से द्विनिषेचन पादप वर्ग, निम्नलिखित में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आवृत बीजियो। आवृत बीजियो जो है इनका खास लक्षण है किसका? द्विनिषेचन पादप वर्ग का खास लक्षण क्या है? आवृत बीजियो। क्वेश्चन नंबर 14 है पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु कहाँ मिलता है? कौन सा शुक्राणु होता है पादपों में? जो प्लांट में सबसे बड़ा शुक्राणु होता है वो कहाँ पर मिलता है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजों, अनावृत बीजी पौधों में ये हमें मिलता है। अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं हमारे, उनमें सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, वन जीन वन एंजाइम की जो परिकल्पना दी गई थी, ठीक है, ये किस वैज्ञानिक ने दी थी? जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो एक जीन होता है हमारा, ठीक है, एक एंजाइम का संश्लेषण का नियंत्रण करता है। ये किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल और टेटम ने। बीडल और टेटम ने ये परिकल्पना दी थी किसकी? वन जीन वन एंजाइम की। क्वेश्चन नंबर 16 है मनुष्यों में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, ये सभी को पता है। ओके, मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके कितने पेयर्स होते हैं हमारे? 23 जोड़े होते हैं। ओके, और एक स्त्री कितने प्रकार के अंडे बना सकती है यदि वह अपने 23 जोड़े गुणसूत्रों में से प्रत्येक के लिए विषम युग्मनजी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि जो स्त्री होती है वो कितने प्रकार के अंडे बना सकती है? 84 लाख तरह के अंडे बना सकती है यदि वह अपने 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर गुणसूत्रों में प्रत्येक के लिए विषम युग्मनजी है तब। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी का नाम दिया था? ओके, तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो आनुवंशिकता को कंट्रोल करते हैं, आनुवंशिकता को कंट्रोल करने वाले जो कारक होते हैं जिनको हम लोग जीन बुलाते हैं, इसका नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू जॉनसन। डब्ल्यू जॉनसन ने जीन नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का जो टुंडू रोग होता है। गेहूं का जो टुंडू रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। गेहूं का जो टुंडू रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो कौन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो था हमारा सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 21 है जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं? यदि ऐसा कोई प्लांट है जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री इन पादपों को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उभयलिंगाश्री इन पादपों को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है विभज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या होता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई कोशिकाएं बनाना। नई कोशिकाएं बनाने के लिए जो ऊतक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विभज्योतक बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत लेग हॉर्न। श्वेत लेग हॉर्न जो होती है मुर्गी की, ऐसी नस्ल होती है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। कौन सी? श्वेत लेग हॉर्न।
क्वेश्चन नंबर 24 है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं रहता है अंडे में। क्या नहीं रहता है? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0% होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली मतलब समझते हैं आप लोग? जुगाली मतलब होता है जो खाना वो लोग खा लेते हैं, जो ऐसे पशु जो खाना खा लेते हैं लेकिन उनका मुँह हमेशा चलता रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जुगाली बोलते हैं। तो कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो शूकर। शूकर जो होता है वो जुगाली नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फलों के पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज़ किया जा सकता है? फलों के पकने की प्रक्रिया को कैसे तेज़ किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसपास की जो इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर। हम जानते हैं पौधों को जो फल पकाने की प्रक्रिया में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इथाइलिन का यूज़ करते हैं। ओके, तो आसपास के इथाइलिन के सांद्रण को हम लोग बढ़ा दें, इथाइलिन के कंसंट्रेशन को हम लोग अगर बढ़ा देते हैं तो फलों की पकने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसका क्या कारण है? जो मानवीय जनसंख्या होती है उसमें एक तरह का विकार पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र। ओके, बाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो होता है वो इसका कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित मादा होती है। मधुमक्खी जो होती है हमारी, उनमें श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित मादा होती है, जबकि जननक्षम नरों में इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 16 होती है। जो जनन सक्षम रहते हैं, जो नर, ऐसे नर जो जनन सक्षम रहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा है जो हृदय के हार्ट के पेशेंट को यूज की जाती है, फॉक्सग्लोव प्राप्त होती है। यह पौधे के किस अंग से मिलती है? जब हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्ती से मिलती है हमारी। जो फॉक्सग्लोव जो दवा होती है हमारी, किससे प्राप्त की जाती है? पौधों के पत्ती से प्राप्त की जाती है ये दवा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीरोप्थेलेमिया आहार में किस कमी से होता है? तो जीरोप्थेलेमिया जो रोग होता है वो आहार में किस कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेलेमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? तो स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन जो रहता है स्त्रियों में स्टेरॉइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव लीवर जिसको बोलते हैं हम लोग, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राई जो होता है घास कुल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो निम्न से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। जो खेत व्यवस्था के सिद्धांत जो होते हैं और फसल उत्पादन के जो प्रयोग और सिद्धांत होते हैं वो किस में आते हैं? सस्य विज्ञान की कृषि शाखा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है? निम्नलिखित में से कौन फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अल्फाफा होता है, हेम्प होता है और सन हेम्प होता है, ये फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? आर.जे. रॉबर्ट्स और पी.ए. शार्प ने। आर.जे. रॉबर्ट्स और पी.ए. शार्प ने विखंडित जीन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? हीमोक्रेटिक से व्यक्त किया जाता है। जो रक्त प्लाज्मा होता है हमारा, उसमें जो आरबीसीज रहती हैं उनका जो रेशियो रहता है वो किससे स्पेसिफाई व्यक्त किया जाता है? तो हीमोक्रेटिक से। क्वेश्चन नंबर 38 है, RH एंटीजन, जो RH एंटीजन रहता है एवं रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? RH एंटीजन और रक्त समूह एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में। एरिथ्रोसाइट की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें RH एंटीजन और ब्लड ग्रुप एंटीजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? तो मानव शरीर में संतुलन आंतरिक कर्ण की
अर्धचंद्राकार नलिकाओं में भरा द्रव्य। जो आंतरिक कर्ण होती हैं, जो आंतरिक कर्ण होते हैं उनकी जो अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं, जो अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं, तो उनमें जो द्रव भरा रहता है वो मानव शरीर में संतुलन स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव के पेसमेकर के समान है? तो मानव के पेसमेकर के समान कौन सी संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SA नोड। जो SA नोड रहता है, ठीक है, वो मानव शरीर में पेसमेकर के समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव में उपापचयी परत है। उपापचयी परत है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, मानव में उपापचयी परत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में जो ताप को नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट, वो कहाँ पर स्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो भाग होता है हाइपोथैलेमस, वो मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पॉलीपेप्टाइड और लघु पेप्टाइड कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में विखंडित करता है? तो पॉलीपेप्टाइड जो होता है और लघु पेप्टाइड जो होता है, ठीक है, उनको बताना है हमें कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है या विखंडित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इरोप्सिन एंजाइम जो रहता है वो अमीनो अम्ल में विखंडित करता है। किसको? पॉलीपेप्टाइड को और लघु पेप्टाइड को। क्वेश्चन नंबर 44 है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल जो होता है वो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुलाटो निम्नलिखित में से किसकी संतति है? तो मुलाटो किसकी संतति है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध निग्रोइडो और शुद्ध कॉकेसोइडो। शुद्ध निग्रोइडो और शुद्ध कॉकेसोइडो की संतति है। कौन सी? मुलाटो। क्वेश्चन नंबर 46 है, डेड हार्ट किस में उत्पन्न होते हैं? तो डेड हार्ट किस में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ईख में डेड हार्ट उत्पन्न होते हैं। इस किस में होते हैं? ईख में। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चलने के लिए होपिंग का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू जो होता है, जो उचक उचक के चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होपिंग बोलते हैं, ठीक है, जो पीछे वाले पैरों की सहायता लेने से चलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होपिंग कंगारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनस जो होता है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चॉकलेट सेहत के लिए काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है? तो निकेल उसमें पाया जाता है, उच्च मात्रा में निकेल पाया जाता है, इसलिए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपरिन जो होता है वो स्कंदन रोधी होता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बायोलॉजी के। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ओके, और पूछे भी गए हैं, इसमें रेलवे और अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए अगली सीरीज साइंस के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।